नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नमस्कार। और इसके साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे राजभाषा अनुभाग को, जिसके बदौलत आज हमको ये मौका मिला इतनी महान साहित्यकार, निबंधकार महादेवी वर्मा जैसे व्यक्तित्व पर बोलने का। तो सबसे पहले हम महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व समझने से पहले हम ये समझेंगे कि साहित्यकार या कवित्री या कवि है कौन। तो समाज का वह व्यक्ति जो व्यापक और संवेदनशील सोच रखता हो, समाज के हर एक पहलुओं को देखता हो और समाज की कमजोर कड़ी को उजागर कर अपने समाज की आधारशिला को मजबूत बनाने का प्रयास करता हो, वो साहित्यकार होता है। इन्हीं सभी गुणों से परिपूर्ण हमारी महादेवी वर्मा एक महान साहित्यकार थे। इनका जन्म 26 मार्च फर्रुखाबाद यूपी में हुआ था। चूंकि 7 पीढ़ियों से इनके खानदान में किसी भी बालिका का जन्म नहीं हुआ था, किसी भी लड़की का जन्म नहीं हुआ था, तो काफी मन्नत मांगने के बाद जब इनके घर में पुत्री का जन्म होता है तो इनका नाम महादेवी रखा जाता है। हालांकि अपनी कृतियों के बदौलत इन्होंने अपने नाम को सार्थक भी सिद्ध किया है, उसमें कोई दो मत नहीं है। इनके माता पिता काफी शिक्षित थे, जिनके कारण इनकी शिक्षा भी काफी अच्छी होती है। वो शिक्षा पर काफी जोर देते हैं। हालांकि हमारा देश उस समय गुलाम हुआ करता था। चूंकि इनका जन्म 1907 में हुआ था, इनके जन्म के लगभग 40 साल बाद हमारा देश आजाद हुआ था। तो उस समय भी अगर कोई परिवार अपनी बच्ची को शिक्षा दे रहा है तो जरूर ही बहुत ही शिक्षित परिवार रहा होगा। तो उनके माता पिता इन्हें पढ़ने के लिए छात्रावास में भी भेजते हैं, हॉस्टल में भी रखते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान से होती है। आज के टाइम में सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय देने की जरूरत नहीं है, केवल उनका एक कविता ही काफी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो सुभद्रा कुमारी चौहान से प्रेरणा लेकर हमारी कवित्री महादेवी वर्मा का साहित्य की ओर ध्यान उन्मुख होता है और ये साहित्य के प्रति लगाव उनका 9th 10th से ही चालू हो जाता है और उसी समय से वो निबंध और कहानियां लिखना चालू कर देती है। फिर बाद में ये संस्कृत से एमए करती है, संस्कृत विद्यापीठ प्रयाग से। उसके बाद ये अपना कविता और निबंध का जो कार्यक्रम चालू करती है। तो 1930 में ये सबसे पहला कविता निहार लिखती हैं। फिर 1932 में इनके द्वारा लिखी गई रश्मि, 1935 में निर्जा और 1936 में संध्या गीत। इन्हीं चारों कविताओं के संयुक्त रूप को हम यामा के नाम से जानते हैं। यामा यही बुक है जिसे भारत के साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, इसी बुक के लिए महादेवी वर्मा को। उसके बाद चूंकि ये चारों बुक विरह, वेदना और दुख का प्रतीक है, इन चारों वेदना को उजागर करती है। उसके बाद ये एक नई कविता लिखती है दीप शिखा 1942 में। दीप शिखा में लिखने के बाद हरिवंश नारायण बच्चन जी इनके बारे में बोलते हैं कि तमसो मां ज्योति गमय जैसा व्यक्तित्व है महादेवी वर्मा का। इसका मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला व्यक्तित्व, पहले अंधकार को उजागर कर फिर प्रकाश की ओर उन्मुक्त होने वाला व्यक्तित्व है। इनके द्वारा कुछ लिखी गई कहानियां भी हैं, जैसे अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, हिमालय, पथ के साथी। हालांकि हमें याद आ रहा है कि हम लोग क्लास 10th में थे तो एक कहानी पढ़े थे गिल्लू में उनका जो चित्रण होता था इतना जीवंत होता था। एक गिलहरी होती है, वो गिरकर चोटिल हो जाती है कौवा के मारने के कारण। फिर वो गिलहरी का उपचार करती है और उसके साथ 2 साल का संबंध को इतना भावनात्मक और चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करती है कि वो जीवंत लगता है पढ़ के लगता है कि वो फिल्म हमारे आंखों के सामने चल रही हो। तो जब 2 साल बाद वो गिलहरी का अंत समय आ जाता है, जब वो गिलहरी उन्हें छोड़कर जाने लगती है, तो वो दुख को, उस पीड़ा को अपने शब्दों के द्वारा ऐसे उजागर करती है कि पढ़ने वाला व्यक्ति भावुक हो जाए। तो ये होता है असली साहित्यकार का पहचान। ये कविता लिखती है ये नीर भरी दुख की बदली, जिसमें ये बादल को दुख और आंसू को नीर के नाम से संबोधित करती है। डायरेक्ट ना बताकर अपनी कविताओं के माध्यम से बताती है कि जिस प्रकार बादल आसमान में पानी लिए हुए फिरता है, उस समय धरती
प्यास से तड़पती रहती है और आसमान भी धुंधला दिखाई देता है। लेकिन जब बारिश हो जाती है तो धरती का भी प्यास बुझ जाता है, धरती नया दिखाई देने लगती है और आसमान भी साफ हो जाता है। उसी प्रकार हमारे दुख और आंसू होते हैं। उसके बाद इन्होंने मेरे बचपन के दिन में लड़कियों के समाज के प्रति रवैया, छात्रावास जीवन, अपने दोस्तों तथा उस समय हो रहे स्वतंत्रता संग्रामों के कुछ प्रसंगों का वर्णन किया है। उनका 1955 में वो इलाहाबाद में साहित्यकार संसद का स्थापना करती है। साहित्यकार संसद एक संस्था होती है जो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो साहित्य में रुचि, मतलब साहित्यकार बनने की उनमें प्रतिभा है मगर रुपया की कमी के कारण, आर्थिक कमजोरी के कारण वो साहित्यकार नहीं बन पाते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से सपोर्ट करने के लिए, मानसिक रूप से सपोर्ट करने के लिए इन संस्था का स्थापना महात्मा महादेवी वर्मा द्वारा किया जाता है। फिर इनके द्वारा लिखी गई पत्रिका भी, 2 पत्रिका लिखी जाती है। एक नैनीताल के गांव में मीरा मंदिर नाम से बंगला बनाया जाता है जो कि आज वर्तमान टाइम में महादेवी साहित्य संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। जब देश आजाद हो जाता है 1952 में इन्हें यूपी विधानसभा का सदस्य बनाया जाता है। 1956 में भारत सरकार राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्म भूषण दिया जाता है और 1982 में 1982 में जो मैं पहले ही बताया था, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जैसा कि महादेवी वर्मा अपने काव्यों में पहले भी बता चुकी थी कि एक दिन सबका अंत समय आएगा, जो धरती पे जीवन लिया है उसका मरना तय है और यही वास्तविक सच है। और वो दिन महादेवी वर्मा के भी जीवन में आ जाता है और बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि 11 सितंबर 1987 को ये महान व्यक्तित्व, ये महान आत्मा जिसे हमारा साहित्य की क्षति पहुंची है वो कभी भरपाई नहीं किया जा सकता, वो हमें छोड़कर स्वर्ग को चली जाती है और हमारे बीच नहीं रहती है। उनके मरणोपरांत 1988 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। अभी हम लोग मार्च के महीने में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए हैं। महिला दिवस और इनका जीवन को अगर कंपेयर करके देखा जाए तो काफी कुछ क्लैरिटी मिल पाएगी। हमारी सरकार जो है महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम भी चला रही है और पहले से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी है। लेकिन आज भी आज भी देश में कई ऐसे जगहें हैं, देश के पूरे वर्ल्ड में, जहां की महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पाई है जितना पुरुषों की है, मतलब बराबरी नहीं हो पाया है। तो इसका एकमात्र हम लोग समाधान इनके जीवन से समझ सकते हैं कि जो स्त्री जिसका 9 साल में विवाह कर दिया जाता है वो रूढ़िवादी परंपरा का शिकार हो जाती है, हालांकि उनका विवाह नहीं चल पाता है और वो मात्र शिक्षा के बदौलत, मात्र एजुकेशन के बदौलत आज उनका नाम ऐसा है कि आने वाले 100-200 साल में भी इनका नाम अमर रहेगा और हमारे द्वारा इनके नाम को कभी भूला नहीं जा सकता है। ये महान व्यक्तित्व बनने के पीछे मात्र एक चीज का हाथ था, वो है एजुकेशन। अगर हमारे समाज को भी सुदृढ़ बनाना है तो हमें अपने स्त्रियों को, बहन बेटियों को एजुकेटेड करना पड़ेगा। कहा जाता है कि स्त्री हारती नहीं, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा उसे ये कहकर डराया जाता है। इसी के साथ हम इस महान व्यक्तित्व, महान आत्मा को कोटि-कोटि नमन करते हुए अपने बात को समाप्त करते हैं। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, आपने कई सारे तथ्य हम लोग के सामने रखे हैं। ठीक है, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि इससे हमारे यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी और कर्मचारियों को बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला है।